हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स इसकी चर्चा करेंगे। ये चैप्टर अपने आप में कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये तो है क्लास 7 का चैप्टर, हम क्लास 7 में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका आप एप्लीकेशन क्लास 8 में, क्लास 9th में, क्लास 10th में हर जगह आपको देखने को मिलेगा। ऑल राइट, क्लास 10th में पूरा तो चैप्टर ही है एसिड बेस एंड सॉल्ट का, एसिड बेस एंड सॉल्ट का चैप्टर ही है। यहाँ हम यूजुअली जो क्लास 7 में फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड चीज़ें समझेंगे। ऑल राइट, क्लास 8 में जैसे इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन क्या बन सकता है, वहाँ जब मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ाया जाता है तो कई सारे रिएक्शंस है, जैसे मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन, मेटल का बेस के साथ रिएक्शन, तो वहाँ सॉल्ट बनता है। तो बच्चे को जिनको सॉल्ट के बारे में पता नहीं होता है बेसिक पीछे का, उनको वहाँ पर जाके प्रॉब्लम होता है। या जब वहाँ पर मेटेलिक ऑक्साइड की बात करते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बात करते हैं, जैसे मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होता है। तो जिनको ये चीज़ें एसिड और बेस नहीं पता है तो 8th में जाके उनको दिक्कत होता है। इसलिए एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपको 10th में बोर्ड से इससे 100% है कि एक से एक शानदार क्वेश्चन बनते हैं, कई सारे रिएक्शंस जो है इससे रिलेटेड बनते हैं, लेकिन सबका कंसेप्ट कहीं न कहीं यहीं पर क्लास 7 का जो ये चैप्टर दोस्तों एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसी में छुपा हो। अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से आ रहा है, क्लास 7 का ये चैप्टर अच्छे से आ रहा है ना, आप 8th 9th 10th तीनों को मतलब 90 वो कह सकते हैं कि 80% से ऊपर आप यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। अगर ये चैप्टर यहाँ आपको पता है तो वहाँ का 80% आसानी से कर सकते हैं। मुश्किल से बामुश्किल 20% के लिए आपको वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ऑल राइट, तो इस चैप्टर को हम अच्छे से आज पढ़ेंगे। आप भी अंत तक बने रहें, देखिए आपको कैसा लगा, आपको खुद जो डिफरेंस है वो फील होगा। ऑल राइट, एक एक कंसेप्ट पे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे डिफाइन एसिड एंड बेस। तो सबसे पहले हमने आपको बता दिया कि कैसे आपके लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 7 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, 8 में मेटल नॉन मेटल में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है चैप्टर, 10th में आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट में ये चैप्टर आएगा, और 9th में भी इसका एप्लीकेशंस का, जैसे केमिस्ट्री में इसका एप्लीकेशंस का बहुत सारा यूज़ है। और तो वहाँ आपके लिए ये बहुत ज़्यादा काम करेगा। तो जरूर सबको पढ़ना चाहिए, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। इसके ऊपर जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, तो इससे 100% है कि 5 से 6 क्वेश्चन एक चैप्टर से पूछ लिया जाता है एसिड बेस एंड सॉल्ट से। डायरेक्ट जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ जाता है कि किस सब्सटेंस में कौन सा एसिड पाया जाता है, किस में कौन सा बेस पाया जाता है, एसिड बेस आपस में रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनता है, कुछ सॉल्ट का नाम आपको दे देगा, उसका एप्लीकेशन क्या है। जैसे वॉशिंग सोडा में कौन सा वॉशिंग सोडा में के अंदर कौन सा मतलब बेस होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा के अंदर कौन सा बेस होता है, उसका फॉर्मूला वगैरह पूछ लेता है, एसिटिक एसिड विनेगार के बारे में पूछ लेता है। तो बहुत सारा जो चीज़ें हैं जो यहीं से क्लास 7 से ही पूछा जाता है। तो एक एक चीज़ को अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आप अंत तक बने रहें, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ पता चल जाएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। फिर है जो नेम द इंडिकेटर यूज टू टेस्ट एसिड एंड बेस, एसिड और बेस को हम इंडिकेट करने के लिए इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। लिस्ट द यूजेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ में हमारे दैनिक जीवन में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किस प्रकार से हेल्पफुल है। जैसे यहाँ पर इनडाइजेशन, किसी को इनडाइजेशन हो जाता है, पेट में एसिडिटी हो जाता है, तो हम बेस यूज़ करते हैं। इनो जो हम ले रहे हैं, इनो बाहर से, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले रहे हैं सिरप के फॉर्म में, वो सब क्या है, बेस है। ये आपस में एसिड और बेस रिएक्शन करके एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, ये हमको पता होना चाहिए। जब कभी हमारा सॉइल एसिडिक हो जाता है तो हम वहाँ पर बेस यूज़ करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं या स्लेक्ट लाइम यूज़ कर सकते हैं, तो ये हमारा बेस है। एंटस्टिंग, चींटी या मधुमक्खी काट लेती है, उसके अंदर एसिड होता है, तो हम कौन सा यूज़ करें ताकि हमारा जो है उसके न्यूट्रलाइजेशन को उसको न्यूट्रलाइज कर दे। तो कहीं ना कहीं इसका एप्लीकेशन हमारे डे टू डे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे और इस एप्लीकेशन से क्वेश्चन 100% आता है। फिर है रिकॉग्नाइज दैट सॉल्ट फाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के रिएक्शन से जो सॉल्ट बनता है उसके बारे में आपको पता करना होगा। ऑल राइट, तो आइए एक एक चीज़ को यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, अंत तक बने रहे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले है कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट आर द 3 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ केमिकल्स कंपाउंड विच आर वेरी यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। जो एसिड बेस और सॉल्ट है, ये केमिकल कंपाउंड का 3 ग्रुप है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इसका एग्जांपल दिया है कि हमारे स्टोमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, जो कि फूड के डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली बात, हमारे स्टोमक में एक एसिड निकलता है, आपने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में पढ़ा होगा कि हमारे पेट में जब भी भोजन जाता है तो वहाँ पर HCl वहाँ से रिलीज होता है, जो कि जर्म्स को मारने का काम भी करता है। और साथ ही साथ जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिनोजन होता है, पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है पेप्सिन के फॉर्म में, जो बाद में प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ऑल राइट, तो HCl कहीं कहीं वहाँ पर काम कर रहा है। तो हमारे पेट के अंदर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग एसिड है।
फिर है कि बेकिंग सोडा जो सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, उसका यूज़ हम ब्रेड बनाने में करते हैं, जो कि एक बेस होता है। जबकि कॉमन साल्ट जो हम कॉमन साल्ट यूज़ करते हैं, उसका उपयोग हम लोग खाना बनाने में करते हैं। यूज्ड इन मेकिंग कुकिंग फूड इज ए सॉल्ट, यूज्ड इन कुकिंग फूड, जो कि एक सॉल्ट है। सम ऑफ द एसिड बेस एंड सॉल्ट अकर इन नेचर वेयर एज मैनी एसिड बेस एंड सॉल्ट आर मेड आर्टिफिशियल इन फैक्ट्रीज। कुछ जो एसिड और बेस, कुछ एसिड कुछ बेस कुछ सॉल्ट जो आपको नेचर में एज इट इज़ मिलता है, और नहीं तो बहुत सारा जो है हम फैक्ट्री में भी बनाते हैं। और देखेंगे कि कौन सा हमको नेचुरली अकरिंग एसिड है और कौन सा हम फैक्ट्री में बनाते हैं, इसके बारे में देखेंगे। देखिए इसके अलावा कुछ जो केमिकल कंपाउंड है, जैसे कि हमारा पानी हो गया, वो भी H2O होता है, ग्लूकोज C6H12O6 होता है ग्लूकोज हमारा, केन शुगर जो फ्रक्टोज होता है, यूरिया, ये सभी कुछ केमिकल कंपाउंड है, लेकिन ये ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, ऑलराइट, और ना ही ये सॉल्ट होता है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किसी भी चीज़ को, किसी भी केमिकल कंपाउंड को कैसे हम डिटेक्ट करें कि वो चीज़ हमारा एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। इसके बारे में हम यहाँ पर इंडिकेटर का यूज़ करेंगे। देखिए इंडिकेटर आर स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल्स विच आर यूज टू टेस्ट वेदर ए गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड और बेस। इंडिकेटर एक प्रकार का स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस है जिसका हम यूज़ करके पता करेंगे कि कोई भी सब्सटेंस यूज टू वेदर ए सब्सटेंस जो हमारे पास दिया हुआ सब्सटेंस वो एसिडिक है बेसिक है, हम इंडिकेटर के रूप में इंडिकेटर से उसका हम टेस्ट करेंगे। इंडिकेटर क्या करता है, तो अपना कलर चेंज कर लेता है और कलर चेंज करके हमको कहीं ना कहीं बता देता है कि जो रिस्पेक्टिव सब्सटेंस है वो हमारा एसिडिक हो सकता है या बेसिक हो सकता है, और अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो न्यूट्रल भी हो सकता है। तो हम चीज़ों को जानेंगे कि कौन कौन सा इंडिकेटर है। देखिए एन इंडिकेटर इज ए डाई डेट चेंजेस कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड और बेस। इंडिकेटर एक प्रकार का डाई होता है, रंग जैसा चीज़ होता है, जो कि कलर चेंज कर लेता है जब उसको हम एसिड या बेस के ऊपर उसके अंदर हम एसिड या बेस को रखते हैं। एन इंडिकेटर टेल्स वेदर ए सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग इज एन एसिड और बेस बाय चेंजिंग इट्स कलर। इंडिकेटर एक सब्सटेंस है जो कि हमको बताता है, टेस्ट करने पर बताता है कि कोई भी सब्सटेंस हमारा एसिडिक है या बेसिक है। ए सब्सटेंस विच कंटेन एन एसिड इज कॉल्ड टू बी एसिडिक। कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर एसिड उसको हम एसिडिक कह सकते हैं, और जिस सब्सटेंस के अंदर बेस होगा उसको हम बेसिक कह सकते हैं। सो वी कैन ऑल्सो से दैट एन इंडिकेटर टेल्स अस वेदर द सब्सटेंस यूजिंग आर एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इट्स कलर। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस का हम जो उसका टेस्ट कर रहे हैं वो या तो नेचर में एसिडिक होगा या बेसिक होगा। एसिड बेस इंडिकेटर और ऑफ टू टाइप। जो एसिड बेस इंडिकेटर होता है दो प्रकार का होता है, पहला नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि कौन, कुछ नेचुरल इंडिकेटर के बारे में बताइए और कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर का नाम बताइए। देखिए लिटमस, जो लिटमस पेपर होता है, चाइना रोज एंड टर्मरिक। चाइना रोज मतलब चाइना रोज भी एक जो है अड़हुल का फूल के बारे में आपने सुना होगा, तो उसी के फूल का यूज़ करके हम इंडिकेटर बना लेते हैं। होममेड इंडिकेटर हमारा नेचुरल इंडिकेटर है, और टर्मरिक जो हल्दी है ये सब क्या है, तो अपने आप में एक नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर है। इसके बारे में जानते हैं कि ये अपना कलर कैसे चेंज कर लेता है। फिनोप्थलीन जो है एक अपने आप में सिंथेटिक इंडिकेटर है। इसके अलावा मिथाइल ऑरेंज है, वो भी अपने आप में एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, लेकिन हम यहाँ पर फिनोप्थलीन दिया है तो फिनोप्थलीन के बारे में पढ़ेंगे। मिथाइल ऑरेंज के बारे में आप क्लास 10th में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लिटमस। लिटमस क्या है, देखिए लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर। ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस सॉल्यूशन इज पर्पल कलर डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए टाइप ऑफ प्लांट कॉल्ड लाइकेन। लिटमस का जो सॉल्यूशन होता है एक पर्पल कलर का, पर्पल बैगनी रंग का एक सॉल्यूशन होता है, रंग होता है, जिसको हम लाइकेन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है, जहाँ पे एल्गी और फंजाई दोनों आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली एक दूसरे का हेल्प करते हैं और साथ साथ रहते हैं। तो उसी लाइकेन से जो है लिटमस सॉल्यूशन जो तैयार किया जाता है। लिटमस हैज ए पर्पल कलर इन वाटर। वाटर के अंदर इसका कलर कैसा होता है, तो बैगनी रंग का होता है। इन अदर वर्ड्स व्हेन लिटमस सॉल्यूशन नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक देन इट इज कलर पर्पल। दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि लिटमस सॉल्यूशन का कलर जब वो ना ही एसिडिक और ना ही बेसिक, तो उसका कलर कैसा होता है, पर्पल सॉल्यूशन होता है। देखिए व्हेन लिटमस इज एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट्स टर्न्स रेड। ये ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है कि जब लिटमस को हम एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, पर्पल से रेड हो जाता है। और व्हेन लिटमस इज एडेड टू एन बेसिक सॉल्यूशन, जब उसको बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो इसका कलर ब्लू हो जाता है। तो बस यही ध्यान रखना है कि एसिड में डालने पर उसका कलर रेड हो जाता है, बेस में डालने पर उसका कलर ब्लू हो जाता है। ये कलर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। Thou the natural color of litmus is purple. It is made into blue litmus and red litmus for the sake of convenience. देखिए हम अपनी सुविधा के लिए इसी का हम ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर बनाते हैं ताकि हम चीज़ों को आसानी से टेस्ट कर सकें। दस लिटमस इज मेड इनटू टू टाइप्स। इसलिए लिटमस को दो और प्रकार में इसको डिवाइड किया जाता है, ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस। लिटमस कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ लिटमस सॉल्यूशन लाइक ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, रेड लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस को हम ब्लू लिटमस सॉल्यूशन और रेड लिटमस सॉल्यूशन में इसको डिवाइड कर सकते हैं।
और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप ऑफ लिटमस पेपर या लिटमस पेपर के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा यूज़ तो लिटमस पेपर का ही यूज़ होता है। और लिटमस पेपर से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, किसी भी एग्जाम आप दे रहे हैं ना, अब भारत के अंदर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो लिटमस सॉल्यूशन से, लिटमस पेपर से क्वेश्चन आता ही है। देखिए 2 प्रकार का लिटमस पेपर होता है, उसी लिटमस सॉल्यूशन से हम तैयार करते हैं। एक तो है ब्लू लिटमस पेपर और दूसरा है रेड लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर, इसी पर हम एक बार एसिड डालेंगे, एक बार बेस डालेंगे, तो इसका कलर देखेंगे, अगर चेंज हो रहा है तो वो हमको कहीं ना कहीं बताएगा। देखिए सबसे पहले है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस पेपर होता है दोस्तों, ये जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर है, इस पे हम, ये जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर है, इसके अंदर हम एसिड पोर करेंगे, एसिड डालेंगे इसके ऊपर, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ये क्वेश्चन आता है कि एसिड डालने पर ब्लू लिटमस पेपर का कलर कैसा हो जाता है, तो रेड हो जाता है। इसको हम ट्रिक से याद रखेंगे, अनिल। देखिए ऐसे ट्रिक से यदि याद रखिएगा तो आपको आजीवन याद रहेगा, अन्यथा चीज़ें तो वर्तमान में याद रहती है लेकिन समय के साथ हम भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ट्रिक अगर हमको पता चल जाए तो उससे हम जरूर याद रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अनिल याद रखिए, ए फॉर एसिड हो गया, एन फॉर नीला हो गया, एल फॉर लाल हो गया। ए फॉर एसिड, एन फॉर नीला, एल फॉर लाल हो गया। तो एसिड जो है, जो एसिडिक सॉल्यूशन है, नीले लिटमस पेपर को, मतलब ब्लू लिटमस पेपर को लाल कर देता है, मतलब रेड कर देता है। तो यदि हम एक याद रखेंगे तो दूसरा आसानी से याद हो जाएगा। एसिड नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है या एसिड ब्लू लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो अनिल से हम याद रख सकते हैं। ऑलराइट, उसी प्रकार से एसिड नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो बेस क्या करेगा, बेस आपके रेड लिटमस पेपर को नीला कर देगा। ये जो रेड लिटमस पेपर है, इसके अंदर हम बेस डालें तो इसको एक क्या कर देगा, नीला कर देगा, मतलब ब्लू कर देगा। तो एसिड नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, बेस लाल लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। ये ध्यान रखें। इफ ए ड्रॉप ऑफ द गिवन सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, अगर किसी भी सॉल्यूशन का हम लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर डालें और वो रेड हो जाएगा, तो वो सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा, एसिडिक होगा, 100% होगा। जैसे कि ए ड्रॉप ऑफ लेमन जूस टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, अगर लेमन जूस हम ब्लू लिटमस पेपर डालें तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। सो लेमन जूस इज एसिडिक नेचर, इसलिए हम कह सकते हैं कि लेमन जूस का कलर, लेमन जूस एसिडिक इन नेचर होता है। और अगर किसी सॉल्यूशन को डालने पर रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू हो जाता है तो वो सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा, बेसिक हो जाएगा। ऑलराइट, वो सॉल्यूशन हमारा बेसिक होगा। आगे देखते हैं, इसका भी एग्जांपल दिया, जैसे ए ड्रॉप ऑफ बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, अगर बेकिंग सोडा सॉल्यूशन का एक ड्रॉप हम रेड लिटमस पेपर पर डालें तो वो कैसा हो जाएगा, हमारा ब्लू हो जाएगा। याद रखिएगा, बेस जो है रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा, लेकिन बेस जो है ब्लू लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करेगा। ब्लू लिटमस पेपर का कलर का चेंज बेस का में बेस ही रहेगा। बेस पर अगर ब्लू लिटमस पेपर पर हम अगर बेस डालें तो उसका कलर ब्लू ही रहेगा, वो नो चेंज करेगा। बेस बस रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। उसी प्रकार से एसिड जो है रेड लिटमस पेपर के कलर को रेड ही रहने देगा। एसिड जो है रेड लिटमस पेपर के कलर को रेड ही रहने देगा, बस ब्लू लिटमस पेपर के कलर को रेड कर देता है, ध्यान रखिएगा। अब है जो हम चाइना रोज इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए चाइना रोज इज ऑल्सो नेचुरल इंडिकेटर, ये भी तो एक पहले नेचुरल इंडिकेटर है। इसको हम गुड़हल, चाइना रोज को हम क्या कहते हैं, गुड़हल, अरहुल या गुड़हल भी कोई कहता है। चाइना रोज इंडिकेटर इज ए लाइट पिंक कलर सोल्यूशन। ये तो इसका क्या करेंगे, इसके पंखुड़ियाँ को तोड़ के पानी में मिला के इसका सोल्यूशन तैयार करेंगे, तो लाइट पिंक कलर का इसका सोल्यूशन तैयार हो जाएगा, जो कि हम चाइना रोज के फ्लावर से तोड़ते हैं। ऑलराइट, ये सोल्यूशन हमारा जैसे तैयार हो जाएगा उसका, जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं। देखिए एसिड टर्न्स चाइना रोज इंडिकेटर टू मेजेंटा, अगर इसी हम चाइना रोज इंडिकेटर के अंदर हम लेमन जूस क्या होता है जो एसिडिक होता है वो हम डालेंगे तो उसका कलर डीप पिंक हो जाएगा, जिसको मेजेंटा भी बोलते हैं। ऑलराइट, पिंक से डीप पिंक हो जाएगा मेजेंटा। यही क्वेश्चन आएगा कि कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसके डालने पर जो हमारा चाइना रोज इंडिकेटर डीप पिंक हो गया, तो वो सब्सटेंस कैसा था, तो वो सॉल्यूशन हमारा एसिडिक होगा। फिर बेस जो है चाइना रोज इंडिकेटर डालने पर वो उसका कलर हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा। बेस डालने पर चाइना रोज इंडिकेटर का कलर ग्रीन हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। देखिए जैसे देखिए यहाँ पर चाइना रोज इंडिकेटर लाइट पिंक कलर का था, उसके अंदर हम एसिड डाले, मान लेते हैं लेमन जूस डाले होंगे, तो उसका कलर हो गया मेजेंटा, डीप पिंक हो गया। ऑलराइट, ये अच्छे से आपको दिखाया हुआ है। फिर हमारा चाइना रोज इंडिकेटर जो लाइट पिंक कलर का होता है उसके अंदर बेस डालते तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, ये ध्यान रखें। तो 2 इंडिकेटर हम लोग पढ़ चुके हैं, लिटमस पेपर और दूसरा साथ साथ चाइना रोज इंडिकेटर। दोनों का कलर ध्यान रखें। लिटमस पेपर क्या था, एसिडिक सॉल्यूशन में उसका कलर ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता था, बेसिक सॉल्यूशन में रेड कलर को ब्लू कर देता था। यहाँ हम चाइना रोज पढ़े हैं, इसका कलर कैसा होता है अपना, तो लाइट पिंक कलर का इसका कलर होता है। एसिड डालने पर यह डीप पिंक हो जाता है, मेजेंटा जिसको कहते हैं, और बेस डालने पर इसका कलर ग्रीन हो जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट है टर्मरिक एज ए इंडिकेटर। हल्दी का भी हम इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। देखिए टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है।
ये ब्राइट येलो एक पाउडर होता है टर्मरिक इज ए ब्राइट येलो पाउडर ऑब्टेन फ्रॉम ए प्लांट। ऑब्वियसली बात है, टर्मरिक हम टर्मरिक प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। टर्मरिक को हल्दी भी कहते हैं हिंदी में। टर्मरिक कंटेंट्स ए येलो डाई। इसका अगर सॉल्यूशन तैयार करें तो कैसा होगा, हमारा एकदम येलो कलर का डाई तैयार होगा। टर्मरिक टर्मरिक रेड इन बेसिक सॉल्यूशन। टर्मरिक पर जब हम बेस डालते हैं ना तो उसका कलर रेड हो जाता है। टर्मरिक यूज एज एन इंडिकेटर इन द फॉर्म ऑफ टर्मरिक पेपर। टर्मरिक का भी हम टर्मरिक पेपर के रूप में इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल इसका करते हैं। ये हम सब ने कभी न कहीं दोस्तों इसको ऑब्जर्व किया होगा, इसके बारे में और हम एप्लीकेशन आपको बताते हैं, पहले थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, टर्मरिक पेपर इज ए येलो इन एसिडिक सॉल्यूशन। टर्मरिक पेपर जो होगा वो एसिडिक सॉल्यूशन डालने पर उसका कलर कैसा होगा, येलो का येलो ही रहेगा, और बेस डालने पर उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। हम सभी ने दोस्तों कभी न कभी आप भी ऑब्जर्व किया होगा, जो आपके अगर वाइट कपड़ा हो, वाइट कोई शर्ट हो सकता है, आपका गंजी हो सकता है वाइट, उस पर किसी कारणवश हमको खाने का थोड़ा बहुत मान लेते हैं कि खाना का कुछ पार्ट जो इस पर लग गया, खाना खा रहे थे, किसी कारणवश हल्का शर्ट पे गिर जाता है तो येलो कलर का मान लेते हैं स्टेन, हमको दाग लग जाता है। लेकिन जब उसको आप देखिएगा, उसको आप धोने जाइएगा ना साबुन से जब हम उसको सोप से धोते हैं तो इसका कलर टेम्परेरीली, जब तक साबुन इस पर लगा रहता है, इसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, या नहीं ऑब्जर्व किया तो अभी जाके आप कर सकते हैं, अभी भी आप जाके कर सकते हैं कि किसी कपड़े पर हल्का हल्दी लगाने के बाद, हल्दी का सॉल्यूशन लगाने के बाद उसको बेस लगा के, मतलब सोप लगा के देखिए, साबुन लगा के, उसका कलर आपको रेड हो जाएगा। ऑलराइट, ये हम कर सकते हैं, आपको ये रेड कलर दिख जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सोप जो होता है हमारा वो बेसिक नेचर का होता है। ऑलराइट, तो ये हमने अभी तक 3 इंडिकेटर के बारे में पढ़ लिए, लिटमस पेपर, चाइना रोज और टर्मरिक। ये कलर से तीनों से क्वेश्चन आता है, कलर चेंज करने से तीनों से क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट बन जाएगा, तो इनको ध्यान रखें, इनके कलर को। अब हम पढ़ते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर, जो हमारे सिलेबस में एक ही दिया हुआ है, फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन जो है एक इंडिकेटर है जो कि सिंथेटिक इंडिकेटर है, मैनमेड इंडिकेटर है। फिनोप्थेलिन जैसे इंडिकेटर या मैनमेड इंडिकेटर, मैनमेड एसिड बेस इंडिकेटर। फिनोप्थेलिन इंडिकेटर इज ए कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन। फिनोप्थेलिन का कलर पहले ही एक डाई है, अपने आप में कैसा होता है, कलरलेस होता है। तो इसके अंदर हम एसिड भी डालते हैं, उसके बाद इसका कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है। तो याद रखिएगा, फिनोप्थेलिन पर एसिड डालने पर इसका कलर में कोई चेंज नहीं होता है, और फिनोप्थेलिन पर हम अगर बेस डालें तो इसका कलर पिंक से, फिनोप्थेलिन इंडिकेटर गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन में ये इसका कलर कैसा होता है, तो पिंक हो जाता है। फिनोप्थेलिन होता है कलरलेस, एसिड डालने पर कलरलेस का कलरलेस रहता है, बेस डालने पर इसका कलर जो होता है पिंक हो जाता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको कलर चेंज करने के बाद ये आपको बता रहा है कि सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है या बेसिक है। देखिए दोस्तों, हम जो है फिनोप्थेलिन इंडिकेटर का यूज़ कहाँ कर सकते हैं, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कर सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, तो एसिड का बेस के साथ रिएक्शन कर देते हैं, तो दोनों का इफेक्ट जो आपस में खत्म हो जाता है, तो उसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। देखिए क्या करेंगे हम कि एक बेसिक सॉल्यूशन लेंगे, मतलब एक कंटेनर लेंगे, मान लेते हैं ये हमारा कंटेनर है, इसके अंदर हम बहुत सारा बेस भर लेंगे, ऑलराइट। और बेस जब भरेंगे इसके बाद क्या करेंगे, इसमें फिनोप्थेलिन ऐड करेंगे। तो जैसे ही बेस पर फिनोप्थेलिन ऐड कीजिएगा तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, इसका कलर हो जाएगा पिंक। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि इसके अंदर एसिड डालेंगे। तो जैसे हम एसिड डालेंगे इसके अंदर, अब इसका कलर पिंक हो गया होगा। तो बेस के अंदर जैसे हम एसिड डालेंगे ना, तो देखिए बेस जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, मतलब धीरे धीरे से इसका इफेक्ट खत्म होते जाएगा। तो जैसे ही पूरा का पूरा बेस हमारा न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये आपका पिंक कलर भी फेड कर जाएगा। पिंक कलर भी मतलब एक खत्म हो जाएगा, पिंक कलर आप कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे ही पिंक कलर जो है एसिड डालने पर क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, या जैसे ही न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर जो है इसका फिनोप्थेलिन का कलर कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो ये हमको कहीं ना कहीं वहाँ पर हमको ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में इसका हम यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, देखिए अब हमसे बता रहा है न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होता है। तो वैसा सब्सटेंस जिसका इंडिकेटर पर कोई प्रभाव ना पड़े, वैसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंस कहते हैं। मतलब सच सब्सटेंस नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, वैसा सब्सटेंस जो ना ही एसिडिक नेचर को ना ही बेसिक नेचर का, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे हमारा कॉमन साल्ट, जो हमारे घर में नमक होता है वो न्यूट्रल होता है, हमारा जो शुगर है, चीनी है, वो हमारा न्यूट्रल सब्सटेंस होता है, हमारा प्योर वाटर जो है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। ऑलराइट, तो ये सब जो है इंडिकेटर के कलर को चेंज नहीं करता है, तो ये सब हमारा क्या हो गया, इसको हम न्यूट्रल सब्सटेंस कह सकते हैं। अब देखिए, अभी तक हम इंडिकेटर के बारे में पढ़े थे, अब हम क्या पढ़ेंगे, एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो एसिड के बारे में देखिए कुछ बातें याद रखिए कि एसिड किसको कहेंगे, कोई भी चीज़ जो टेस्ट में सावर हो उसको हम एसिड कह सकते हैं। कोई भी चीज़ जो टेस्ट में सावर उसको हम एसिड कह सकते हैं। जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दे, वो भी हमारा क्या होगा, एसिड होगा।
टेस्ट में सावर होना चाहिए, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दे वो हमारा एसिड होगा। मेन आप दो डेफिनेशन को यहाँ से ध्यान रख सकिए। देखिए अगर हम एक नींबू को काटते हैं उसको टेस्ट करते हैं तो नींबू हमको कैसा खट्टा अपियर होता है, उसका टेस्ट जो है खट्टा हमको लगता है। द सावर टेस्ट ऑफ लेमन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड। सावर टेस्ट क्यों पता चलता है, तो उसमें एसिड होने के कारण उसका टेस्ट उसका सावर लगता है। द एसिड प्रेजेंट इन लेमन वाज गिव इट कलर एंड गिव इट ए सावर टेस्ट कॉल्ड साइट्रिक एसिड। जो उसका सावर टेस्ट है वो साइट्रिक एसिड प्रेजेंस के कारण हमको नींबू जो है खट्टा लगता है। जैसे रॉ मैंगो कच्चा आम हो सकता है, रॉ ग्रेप्स हो सकता है, कच्चा आपका अंगूर हो सकता है, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, कर्ड, सावर मिल्क, विनेगार एंड लेम टेमरिड, ये सब हमको टेस्ट में खट्टा लगता है। इसके पीछे कारण क्या है कि सब में क्या अंदर है, सब के अंदर एसिड है। द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल एंड एनिमल्स आर नेचुरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड। जो एसिड प्लांट मटेरियल और एनिमल के अंदर प्रेजेंट होता है, तो जो एसिड प्लांट और एनिमल के अंदर प्रेजेंट होता है पहले से उसको हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। द एसिड कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। तो इससे आपको ऑर्गेनिक एसिड के बारे में पता चला कि ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है। तो ऑर्गेनिक एसिड, नेचुरली अकरिंग एसिड को हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। यहाँ पर हम एसिड का देखिए डेफिनेशन को देखिए, ए सब्सटेंस विच रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म ए साल्ट। वैसा सब्सटेंस जो बेस के साथ रिएक्शन करके एक सॉल्ट बनाए उसको हम क्या कहेंगे, एसिड कह सकते हैं। एसिड है सार टेस्ट, एसिड का टेस्ट सावर होता है, और एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। तो तीन चीज़ याद रखिए, एक तो एसिड, वैसा चीज़ जो टेस्ट में सावर उसको हम एसिड कह सकते हैं, जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दे उसको हम एसिड कहेंगे। जो बेस के साथ रिएक्शन एसिड है ना, तो एसिड है तो बेस के साथ रिएक्शन करने पर वो कैसा हो, न्यूट्रल हो जाए, या जो सॉल्ट बनाए, न्यूट्रल भी हो सकता है सॉल्ट भी बना सकता है, तो जो बेस के साथ रिएक्शन करने पर सॉल्ट बनाए उसको हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। तो तीन चीज़ याद रखिए, एसिड्स आर सावर इन टेस्ट, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, और एसिड ऑन रिएक्शन विथ बेस गिव सॉल्ट। तो ऐसा अगर तीनों डेफिनेशन हम इसका हम ध्यान रख सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिक एसिड देखते हैं। ऑर्गेनिक एसिड का मतलब नेचुरली अकरिंग एसिड, जो हमारा नेचर के अंदर होता है एसिड, जैसे प्लांट और एनिमल के अंदर जो होगा, प्लांट और एनिमल के डेरिवेटिव से जो एसिड निकलता है उसको हम नेचुरली अकरिंग एसिड कहते हैं। ऑलराइट, दे आर फाउंड इन वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट एनिमल। ये अलग अलग प्लांट और अलग अलग एनिमल में प्रेजेंट होता है, जैसे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, एस्कर्बिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। ये कुछ हमारा ऑर्गेनिक एसिड हुआ। देखते हैं कि कौन सा एसिड किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 100% है कि हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। एसिडिक एसिड इज फाउंड इन विनेगार। एसिडिक एसिड किस में मिलता है, तो विनेगार, जिसको सिरका भी बोलते हैं। विनेगार इज यूज एज फूड प्रिजर्वेटिव। विनेगार को हम फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ करते हैं। ऑलराइट, अधिकतर जो फास्ट फूड बेचने वाले होते हैं उनके पास विनेगार होता है, या जो पिकल, जो हमारा आर्टिफिशियल पिकल जो मार्केट में पिकल बिकता है दोस्तों, अपने से बनाया जाता है, उसके अंदर विनेगार डाला जाता है फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में। ऑलराइट, फिर है फॉर्मिक एसिड इज प्रेजेंट इन एंड स्टिंग। जो चींटी काटती है, लाल चींटी जो काटती है दोस्तों, उसके अंदर भी एक एसिड होता है जिसको हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। द शार्प पेन कॉज्ड बाय द स्टिंग ऑफ एन एंट इज ड्यू टू द एसिड पुश्ड इनटू आवर स्किन ड्यूरिंग द स्टिंग। जो शार्प पेन, जब हमको चींटी काट लेती है और अचानक जो बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो एसिड के इंसर्ट करने पर, एसिड हमारे अंदर ही इंजेक्ट कर देती है, उसी के कारण हमको शार्प पेन होता है। और फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला भी ध्यान रखिए आप, HCOOH। HCOOH ये हमारा फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है। तो HCOOH जिसको फॉर्मिक एसिड और मेथानोइक एसिड भी बोलते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा साइट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन साइट्रस फ्रूट। जितना भी साइट्रस फ्रूट है, खट्टा फ्रूट है, उसके अंदर साइट्रिक एसिड हो सकता है, जैसे लेमन और ऑरेंज में साइट्रिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन कर्ड एंड सावर मिल्क। जो हमारा दही है उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है, या दूध जब खट्टा हो जाए तो उसके अंदर भी हमारा लैक्टिक एसिड होता है। टार्टेरिक एसिड आपको टेमरिंड, इमली में मिल सकता है। जो कच्चा अंगूर है उसके अंदर मिल सकता है। कच्चा आम, टिकुला के अंदर आपको टार्टेरिक एसिड मिल सकता है। ऑलराइट, उसके अंदर पाया जाता है। एस्कर्बिक एसिड आंवला के अंदर प्रेजेंट होता है। साइट्रस फ्रूट के अंदर, सच एज लेमन एंड ऑरेंज, इसके अंदर भी आपका साइट्रस जो फ्रूट होता है इसके अंदर भी आपको एस्कर्बिक एसिड मिल सकता है। एस्कर्बिक एसिड को हम विटामिन सी भी कहते हैं, कॉमनली नॉन एज विटामिन सी। ऑक्सैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन स्पिनच। जो हमारा पालक है, पालक का साग हो सकता है या टमाटर हो सकता है, उसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। ऑलराइट, अब देखिए कि ऑर्गेनिक एसिड जो होता है, नेचुरली जो ऑर्गेनिक एसिड या नेचुरली अकरिंग एसिड होता है वो क्या होता है, तो वीक एसिड होता है। इसलिए ऑर्गेनिक एसिड को हम खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। ऑर्गेनिक एसिड को हम खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, ये हमारे लिए कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं करता है। जैसे हम ऑरेंज को, संतरा को हम डायरेक्ट खा भी सकते हैं और संतरा के जूस को हम पी भी सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, और इसका हमारे हेल्थ पे ना ही कोई बैड इफेक्ट पड़ता है, ना ही हमारे लिए हार्मफुल है। ऑलराइट, तो ऑर्गेनिक एसिड हमारा वीक एसिड होता है, याद रखिएगा, ऑर्गेनिक एसिड और वीक एसिड, इसलिए हम इसको खा पी सकते हैं।
फिर है मिनरल एसिड, द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड द मिनरल एसिड। वह एसिड जो अर्थ में मिलने वाले मिनरल से प्रिपेयर किया जाता है उसको हम मिनरल एसिड करते हैं। ऑलराइट, वह एसिड जो अर्थ में प्रेजेंट मिनरल से हम उसको प्रिपेयर करते हैं लैब में, उसको हम क्या कहते हैं, मिनरल एसिड कहते हैं। मिनरल एसिड आर नॉन एज लेबोरेटरी एसिड। मिनरल एसिड को चूंकि मैन मेड आदमी इसको खुद लैब में बनाते हैं इसलिए इसको हम लेबोरेटरी एसिड भी कहते हैं। ये यूजुअली क्या होता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। इसके बारे में और जानते हैं। देखिए कुछ जो है सम कॉमन मिनरल एसिड, कुछ जो कॉमन मिनरल एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है हमारा, उसका बाद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, उसका नाइट्रिक एसिड HNO3, ये हमारा ये कुछ मिनरल एसिड है, इसको ध्यान रखिएगा। वी ऑल्सो यूज मिनरल एसिड इन आवर डेली लाइफ। अपने डेली लाइफ में मिनरल एसिड को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज इन क्लीनिंग किचन सिंक। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ हम किचन की जो सिंक है उसको क्लीन करने में करते हैं, वो डाइल्यूट होता है। बाथरूम सैनिटरी वेयर, जो बाथरूम हमारा बाथरूम सीट हो सकता है, कमोड हो सकता है, उसको धोने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड यूज इन मेकिंग स्टोरेज बैटरी। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ बैटरी के अंदर किया जाता है, कार में, बसेज में, ट्रक्स, इन्वर्टर वगैरह में। ऑल राइट, नाइट्रिक एसिड यूज बाय गोल्ड स्मिथ फॉर क्लीनिंग गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट। नाइट्रिक एसिड का यूज जो सुनार वगैरह होता है वो सोना और चांदी को, सोना चांदी को साफ करने के लिए या उसके और भी ज्वेलरी को साफ करने के लिए इसका यूज़ करते हैं नाइट्रिक एसिड का, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कंसनट्रेटेड मिनरल एसिड आर वेरी डेंजरस। जो कंसनट्रेटेड मिनरल एसिड होता है दोस्तों, कंसनट्रेटेड का मतलब वैसा एसिड जिसके अंदर पानी कम और एसिड ज़्यादा हो। तो कंसनट्रेटेड मिनरल एसिड बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, वो बर्न कर सकता है। देखिए द एसिड कैन बर्न आवर हैंड एंड क्लॉथ। दीज एसिड शुड बी हैंडल्ड विथ ग्रेट केयर इन द लेबोरेटरी। एसिड आर जनरली मिक्सड विथ वाटर टू डाइल्यूट देम। सच एसिड आर कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड आर लेस हार्मफुल टू अस। जो हमारा कंसनट्रेटेड एसिड होता है वो हमारे हाथ को बर्न कर सकता है। ऑलराइट, और इसको हमको ग्रेट केयर के साथ, मतलब बड़ी सावधानी के साथ इसको हैंडल करना चाहिए। अगर लेबोरेटरी वगैरह में इसका हम यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत प्रिकॉशन तो लेना चाहिए, हाथ में ग्लव्स पहन लेना चाहिए और अच्छे से थोड़ा पूरी तरह से वहाँ सावधानी पूर्वक उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। अगर हाथ पैर पे किसी के, हमारे या किसी दूसरे पर भी गिर जाए तो पूरी तरह से बर्न कर सकता है, जो बहुत फैटल हो सकता है। इसको हम क्या करते हैं, अगर लेबोरेटरी वगैरह में यूज़ भी करते हैं तो उसके अंदर पानी मिला के उसको हम डाइल्यूट कर देते हैं। डाइल्यूट मतलब उसके एसिडिटी कैरेक्टर को हम थोड़ा कम कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं, तब है कि उस उतना नुकसान नहीं होता है। कुछ स्ट्रॉन्ग और कुछ वीक एसिड, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये सब हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड हमारा एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सब हमारा वीक एसिड हो गया। ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखिए इट इज़ ऑब्वियस दैट मिनरल एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब ये बिल्कुल सत्य है कि मिनरल एसिड क्या है, तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। लेकिन जो ओनली वन मिनरल एसिड है, जो कार्बोनिक एसिड होता है दोस्तों, ये है मिनरल एसिड लेकिन ये वीक होता है। तो याद रखिएगा, एक जो मिनरल एसिड है कार्बोनिक एसिड, वो वीक होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड वेरी डेंजरस टू ड्रिंक। स्ट्रॉन्ग एसिड ऑब्वियसली बात, उसको तो पीने के बारे में सोचना तो कल्पना करने में भी खतरा है, और उसको पीना तो अपने आप में बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर वेरी डेंजरस टू ड्रिंक करना उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है उसको। इवन द डाइल्यूट सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड आर एक्सट्रीमली हार्मफुल टू ड्रिंक। स्ट्रॉन्ग एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन, उसके अंदर पानी भी हम ऐड कर दें फिर भी वो ड्रिंक करना उस बहुत ज़्यादा खतरे से खाली नहीं हो सकता, मतलब बहुत ज़्यादा खतरा है उसको पीने में। ऑलराइट, लेकिन जो ऑर्गेनिक एसिड होता है वो वीक एसिड होता है। द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड आर क्वाइट सेफ। जो वीक एसिड है उसका डाइल्यूट सॉल्यूशन थोड़ा हमारे लिए सेफ हो सकता है पीने में। बीइंग वीक, द ऑर्गेनिक एसिड लाइक एसिडिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड आर यूज्ड एज फूड इंग्रेडिएंट। देखिए वीक होने के कारण जो हमारा ऑर्गेनिक एसिड वीक होता है तो उसके कारण हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके जैसे कुछ वीक एसिड का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे एसिडिक एसिड हो गया, साइट्रिक एसिड हो गया, टार्टेरिक एसिड हो गया, इन सब का हम फूड इंग्रेडिएंट के रूप में इसका यूज़ करते हैं। बहुत सारा जो हमारा फूड आइटम्स होता है, जैसे पिकल हो गया, टोमेटो केचप हो गया, इसके अंदर एसिडिक एसिड होता है विनेगार के फॉर्म में। विनेगार क्या करता है, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल को प्रिजर्व करके रखता है। फ्रूट्स और वेजिटेबल को प्रिजर्व करके मतलब सुरक्षित रखने का काम करता है। बेकिंग पाउडर का यूज़ हम लोग केक बनाने में करते हैं, बिस्किट बनाने में करते हैं। ऑल राइट, केक्स एंड बिस्किट कंटेन टार्टेरिक एसिड। द कार्बोनिक एसिड नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो है एक ऑर्गेनिक एसिड नहीं है। कार्बोनिक एसिड क्या है, मिनरल एसिड, अर्थ में प्रेजेंट जो मिनरल है उससे हम इसको बनाते हैं। लेकिन क्या होता है, कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड होता है। कार्बोनिक एसिड इज यूज्ड इन फ्रिजी सॉफ्ट ड्रिंक। जो फ्रिजी सॉफ्ट ड्रिंक होता है उसके अंदर कार्बोनिक एसिड पाया जाता है, एंड सोडा वाटर के अंदर भी। इट गिव्स देम ए प्लीजेंट टेस्ट, जो उसके टेस्ट को थोड़ा बढ़ा देता है। ऑलराइट, अब देखिए एसिड रेन, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एसिड रेन से क्वेश्चन भी प्रत्येक साल आता है हर एक एग्जाम में।
द रेन विच कंटेन्स अ हायर लेवल ऑफ एसिड देन नॉर्मल इज कॉल्ड एसिड रेन। वैसा रेन जिसके अंदर एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, नॉर्मल से ज़्यादा, उसको हम क्या कहेंगे, एसिड रेन कहेंगे। द रेन विच कंटेन्स अ हायर लेवल ऑफ एसिड देन नॉर्मल इज कॉल्ड एसिड रेन। ऑल राइट, तो एसिड रेन होता किसके है, वैसा रेन जिसके अंदर एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा, उसको हम एसिड रेन कहेंगे। देखिए एसिड रेन इज काउज्ड बाय द गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, जो कुछ गैस है जिस सल्फर डाइऑक्साइड से एसिड रेन हो सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से एसिड रेन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड से एसिड रेन हो सकता है। याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 इनसे एसिड रेन हो सकता है, उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 से एसिड रेन हो सकता है, और सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से एसिड रेन हो सकता है। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड की चर्चा नहीं की हुई, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से एसिड रेन नहीं होता है। यही क्वेश्चन आपसे बन सकता है। 4 ऑप्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड को डाल देगा, आपसे पूछेगा किसमें किसके कारण एसिड रेन नहीं होता, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण एसिड रेन नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। ये सब क्या है कि पानी के साथ रिएक्शन करके, और ये पॉल्यूटेंट के साथ निकलता है, जो बहुत सारा जो गाड़ी वगैरह फ्यूल्स जो निकलता है दोस्तों फ्यूल्स पर, वो जो फ्यूल जब जलता है तो ये सब गैसेज निकलता है जो पानी के साथ रिएक्शन करके एसिड बना लेता है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व इन फॉलिंग रेन, जो बारिश हो रही है तो उससे ये सल्फर डाइऑक्साइड डिजोल्व होकर और सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिजोल्व होकर रेन ड्रॉप में नाइट्रिक एसिड बना लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होकर वो कार्बोनिक एसिड बना लेता है। द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड इन रेन वाटर मेक्स देम वाटर एसिडिक, और ये सब चूंकि उसके अंदर प्रेजेंट होता है तो उस पानी को एसिडिक कर देता है। एंड व्हेन द एसिडिक रेन वाटर फॉल्स ऑन द अर्थ, वही पानी जब नीचे अर्थ पे गिरता है तो उसको हम एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन कॉज डैमेज टू एक्वेटिक एनिमल्स, अगर पानी के अंदर गिरे तो एक्वेटिक एनिमल्स जैसे मछलियाँ हो सकती है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। पेड़ पौधे पर गिरे, प्लांट पे गिरे, क्रॉप पे गिरे, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। मेटल का स्ट्रक्चर है, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो आगे हम देखेंगे कि उसको भी क्षति होता है, और हाइड्रोजन गैस वगैरह निकलता है, सॉल्ट बनता है, तो उसके प्रॉपर्टी को डिमिनिश कर सकता है, तो वहाँ भी हमारे लिए खतरा है। जो स्टोन का बिल्डिंग है, स्टोन की बिल्डिंग जैसे ताजमहल के बारे में भी कहा गया था एसिड रेन के कारण वो खराब हो सकता है। मोनूमेंट हमारा हो सकता है, स्मारक वगैरह है तो वो भी हमारा एसिड रेन के कारण खराब हो सकता है। तो इसके कुछ देखिए इसके कुछ नुकसान है, उसके बारे में पढ़ते हैं एसिड रेन के। तो एसिड रेन मेक्स द वाटर ऑफ लेक्स, पॉन्ड्स एंड रिवर टू एसिडिक। जब एसिड रेन होता है, अम्लीय वर्षा होता है, तो इससे हमारा जो तालाब है, झील है, और जो कह सकते हैं नदियां हैं, ये सब एसिडिक हो जाती है, जिसके कारण जो मछलियां यहाँ रह रही है और दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स वो इसमें मर जाती है। ऑब्वियसली बात है, एसिड को वो टॉलरेट नहीं कर पाएगी, बियर नहीं कर पाएगी, तो वो मर जाएगी। जब एसिड रेन का pH 5.6 से लेस होने लगता है तो वो डेड होने लगती है। एसिड रेन ईट अप द लीव्स ऑफ द ट्री ग्रेजुअली, जो पत्तियां होती है ट्री का, जो पेड़ पौधे का जो पत्तियां होती है उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे वो उसको गिराने लगती है। बाय लूजिंग लीव्स, जैसे ही पत्ती गिरने लगता है तो ऑब्वियसली बात है पत्तियाँ नहीं रहेगी तो फोटोसिंथेसिस कहाँ से होगा, पेड़ मर जाता है। एसिड रेन ऑल्सो डैमेज क्रॉप प्लांट इन द फील्ड, जो क्रॉप प्लांट है उसको भी एसिड रेन डैमेज करने लगता है। एसिड रेन डैमेज द मेटल स्ट्रक्चर लाइक स्टील ब्रिज, इट इज व्हेन फॉल ऑन देम। जब एसिड रेन किसी बड़े बड़े ब्रिज पर, स्टील के ब्रिज पर गिरता है तो वो उसको भी नुकसान पहुंचाने लगता है, उसको मतलब एक प्रकार से खराब करने लगता है। एसिड रेन डैमेज द सर्फेस ऑफ बिल्डिंग एंड मोनूमेंट मेड ऑफ स्टोन, जो मोनूमेंट या बिल्डिंग स्टोन या पत्थर का बना होता है उसको भी ये डैमेज करता है। ऑल एसिड रेन का ये नुकसान होता है। और एसिड रेन किस गैस के कारण होता है वो आपको पता होना चाहिए, और कौन कौन सा गैस उसके अंदर, कौन सा एसिड उसके अंदर प्रेजेंट होता है पानी में, उसको आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब हम बेस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए बेस सब्सटेंस विच आर बीटर इन टेस्ट, वैसा चीज़ जो टेस्ट में बीटर हो, कड़वा हो। कड़वा मतलब जिससे हम नीम का पत्ती का भी खाइए दोस्तों, या आप कह सकते हैं कि करेला भी खाए होंगे, तो वो जो कड़वा लगता है खाने में, जैसा उसका टेस्ट तो वही उसी को कहते हैं कड़वा टेस्ट। तो वैसा सब्सटेंस जो टेस्ट में कड़वा हो और फील सोपी टू टच, अगर उसको टच करने पर आपको सोपी साबुन के जैसा लगे, तो ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और बेस का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो डायरेक्ट अपोजिट होता है किसके, एसिड के प्रॉपर्टीज़ के बिल्कुल विपरीत होता है। यही बेस जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है, ये सब्सटेंस बीच का न्यूट्रलाइज एन एसिड फॉर्म ए साल्ट, यही सब्सटेंस जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है बेस, तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। ऑलराइट, बेसेज आर बीटर इन टेस्ट, और ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। तो ये कुछ उसका डेफिनेशन हो गया कि वैसा सब्सटेंस जो टेस्ट में बीटर हो, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दे, और बेस जो है एसिड के साथ रिएक्शन करने पर सॉल्ट और वाटर बना दे, उसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। यहाँ पर हमको कुछ बेस का नाम दिया हुआ है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। ये सब क्या हो गया, हमारा कुछ बेस हो गया। ये सब कुछ हमारे पास बेस हो गया। इसका आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए और इसका नाम भी पता होना चाहिए। जो भी हाइड्रोक्साइड होता है यूजुअली क्या होता है, हमारा बेस होता है।
देखिए ए बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड अल्कली। वैसा बेस जो पानी के अंदर सॉल्युबल होता है उसको हम क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। तो अल्कली आर बेसेज विच आर सॉल्युबल इन वाटर। ऑल द बेसेज विच हैव गिवन बिलो आर सॉल्युबल इन वाटर, सो ऑल ऑफ देम आर अल्कली। यहाँ जो कुछ बेस दिया है ये सब पानी के अंदर सॉल्युबल है, इसलिए ये सब क्या है तो हमारा अल्कली। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फाउंड इन सोप, जो हमारा साबुन होता है उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फाउंड इन लाइम वाटर, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा लाइम वाटर के अंदर जो CaOH का होल टू एस होता है दोस्तों इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ये लाइम वाटर चूना पानी के अंदर मिलता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क और मैग्नीशियम मिलते हैं, MgOH का होल टू एस होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये विंडो क्लीनर, जो विंडो क्लीनर हम यूज़ करते हैं कॉलिन वगैरह उसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। और सोडियम कार्बोनेट ये वॉशिंग सोडा डिटर्जेंट जो जिसको हम कहते हैं उसके अंदर हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये बेकिंग सोडा खाने वाला जो सोडा होता है उसके अंदर ही हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो ये ध्यान रखें। तो ये सारा क्या है तो आपका अल्कली है। अल्कली मतलब वैसा बेस जो पानी के अंदर सॉल्युबल है। ये सारा बेस पानी के अंदर सॉल्युबल होता है। कुछ स्ट्रॉन्ग बेस और कुछ वीक बेस का नाम देखिए। स्ट्रॉन्ग बेस हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और वीक बेस हो गया हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोडियम कार्बोनेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सब हमारा कुछ वीक बेस हो गया। तो कुछ एसिड और कुछ बेस का तो नाम आपको पता होना चाहिए। देखिए एज वी कैन सी एबव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉमनली नॉन एज कॉस्टिक सोडा। जैसे कि ऊपर हम देखे थे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जिसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को दोस्तों कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉस्टिक पोटास भी बोलते हैं। ये भी कोरोसिव होता है और बर्निंग कर सकता है यदि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो। We know that some of the sugary food eaten by converted into acid by the bacteria present in our mouth and this acid cause tooth decay। देखिए कुछ जो जब कोई हम लोग कुछ खाते हैं या मान कोई सुगरी चीज़, कोई चॉकलेट ही खाया, कोई बच्चा ने चॉकलेट खाया और उसके दांत में मान लीजिए फंसा रह गया, पूरा सही से अंदर नहीं गया, तो क्या करेगा, बैक्टीरिया हमारे आसपास आता है, वो उस जो फूड आइटम्स को जाके डाइजेस्ट करना शुरू करेगा। तो वो क्या करती है, इसके लिए एसिड बाहर सेक्रेट करती है, दांतों पर एसिड सेक्रेट करती है, जो फूड को तो डाइजेस्ट कर लेती है, लेकिन वही एसिड हमारे एनिमल को डैमेज करने लगता है। धीरे धीरे हमारे एनिमल को, टिथ के एनिमल को डैमेज करने लगता है, तो हमारा दांत में डिके हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ टूथ डिके को भी हम न्यूट्रल करने के लिए, चूँकि यहाँ एसिड आ गया, एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं जिसके अंदर बेस होता है। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके अपने इफेक्ट को न्यूट्रल कर देता है। दोनों आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देता है और हमारा दांत जो है फर्दर डिके होने से बच जाता है। तो यहाँ भी इसका एक एप्लीकेशन है, टूथ डिके से हम इसको बचा सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ कंपेरिजन आपको दिया हुआ है एसिड और बेस का। एसिड क्या है तो सावरन टेस्ट, जो टेस्ट में खट्टा हो, और नॉट सोपी टू टच। एसिड हमारा टच करने पर सोपी नहीं होगा। आप नींबू जिसको टच करके देखिए, वो सोपी टच में नहीं होता है, टच करने पर सोपी नहीं होगा, और ये ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। जो बेस होता है वो टेस्ट बीटर इन टेस्ट होगा, टच करने पर सोपी होगा, और रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। तो ये कुछ हमारा नेचर है। ग्रेट केयर शुड बी टेकन इन हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड एंड बेस बिकॉज दे आर कोरोसिव इन नेचर, इरिटेटिंग एंड हार्मफुल। बहुत ज़्यादा सावधानियाँ बरतनी चाहिए जब हम इस चीज़ों को, लेबोरेटरी एसिड को हम या बेस को हम अगर उसका कुछ यूज़ कर रहे हैं तो उसका हमको सावधानीपूर्वक हैंडल करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है नेचर में, इरिटेटिंग एंड हार्मफुल टू स्किन को हार्मफुल कर सकता है। आपने छपाक मूवी देखा होगा दीपिका पादुकोण का, उसमें एक एसिड विक्टिम की ही कहानी को बताया गया है। उसका चेहरा देखिए, उस पर किसी ने एसिड डाल दिया था जिसके कारण उसका चेहरा कैसा हो जाता। तो एसिड अपने आप में जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, मतलब कल्पना से बाहर है, बहुत भयंकर नुकसान कर सकता है। ऑलराइट, इसलिए जब भी अगर आप इससे एनकाउंटर हो, सामना सामनी हो आपका, तो बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें। मतलब बिना मास्क लगाए हुए चेहरा पे और हाथ में बिना ग्लव्स पहने हुए आप इसको यूज़ ना करें। ऑलराइट, बुक से पढ़ के हमको तो यही सब चीज़ें दोस्तों पता चलता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम डायरेक्ट पता नहीं कर सकते, तो हम उसके बारे में क्या करते हैं, ज्ञान इकट्ठा करते हैं। ज्ञान इकट्ठा करने के बाद हम उसका सही एप्लीकेशन, सही उसका यूज़ करते हैं, तब जाके हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं, अदरवाइज नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऑलराइट, तो पढ़े लिखे विद्यार्थी के साथ, पढ़े लिखे लोगों के साथ वैसा नहीं होना चाहिए कि वो नुकसान उठाए, क्योंकि आपके पास पहले से जानकारियाँ हैं, तो उस जानकारियाँ का आप इस्तेमाल कीजिए। पढ़ने का तो यही अर्थ होता है कि सच्चा पढ़ाई तो वही होता है जब वो व्यवहार में दिखे। व्यवहार में अगर नहीं दिख रहा है तो वो सच्चा पढ़ाई नहीं है, वो रोट लर्निंग हो गया। रोट लर्निंग, हमको रोट लर्निंग नहीं करना है, हमको उसको एप्लीकेशन में यूज़ करना है कि जब भी हम अगर किसी एसिड या बेस के साथ हम इनकाउंटर कर रहे हैं तो हम देख लें कि पहले वो स्ट्रॉन्ग है, वीक है, और उस अनुसार हम अपना आगे का स्टेप उठाएं। न्यूट्रल सब्सटेंस दोस्तों वैसा सब्सटेंस जो टेस्ट में ना ही एसिडिक हो ना ही बेसिक, उसको हम न्यूट्रल सब्सटेंस करते हैं। जैसे हमारा डिस्टिल्ड वाटर हो सकता है, ग्लूकोज है, केन शुगर है, ये सब कुछ हमारा क्या है तो न्यूट्रल सब्सटेंस है। ऑलराइट,
अब हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में देखते हैं। देखिए, जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, इसी को क्या कहते हैं हम? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब जब एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करे और तब वो रिएक्शन करने के बाद वो कुछ बनाएगा तो साल्ट बनाता है और पानी बनाता है, उसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए, ये इसका एक रिएक्शन भी दिखाया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी एक एसिड है। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करता है तो NaCl साल्ट बना, साथ साथ H2O बनता है, हमारा वाटर बनता है, इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। द साल्ट फॉर्म ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डिपेंड ऑन विच एसिड एंड विच बेस आर रिएक्टेड विथ ईच अदर। मतलब कैसा सॉल्ट बनेगा, हमारा न्यूट्रल सॉल्ट भी बन सकता है, एसिडिक सॉल्ट भी बन सकता है, बेसिक सॉल्ट भी बन सकता है। तो वो कैसा एसिड और कैसा बेस लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब यदि हम स्ट्रॉन्ग एसिड लें और वीक बेस लें तो जो चीज़ स्ट्रॉन्ग होगा उसका नेचर हमारे सॉल्ट के अंदर भी दिखेगा, तो एसिडिक नेचर का हमारा सॉल्ट हो जाएगा। अगर बेस को हम स्ट्रॉन्ग लेते हैं और एसिड को वीक लेते तो हमारा बेसिक नेचर का सॉल्ट बनता। तो ये हम उस कैसा एसिड और कैसा बेस ले रहे हैं उसके नेचर पर डिपेंड करेगा हमारे सॉल्ट का नेचर, याद रखें। अब न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन का क्या उपयोग है वो हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इंडाइजेशन। इंडाइजेशन मतलब क्या कि भोजन नहीं पचा, सही से हमारा भोजन नहीं पचा, तो इंडाइजेशन सबसे पहले होगा क्यों? तो देखिए, जब हम ओवर ईटिंग कर देते हैं, जब कोई ओवर ईटिंग कर लेता है, बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है तो सही से हमारा भोजन जो है स्टोमक के अंदर पचता नहीं है, तो हमारे शरीर में पेन क्या होने लगता है कि पेन होने लगता है। और लाइट, और इसको सुधारने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ बेस यूज़ करते हैं, इसको हम एंटासिड कहते हैं। एंटासिड मतलब अगेंस्ट एसिड के विरुद्ध, क्योंकि हमको एसिडिटी हुआ है ना, पेट में एसिड हो गया है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इफेक्ट को कम करने के लिए हम किसी न किसी बेस का यूज़ करेंगे। तो एसिड के अगेंस्ट में जिस चीज़ का हम यूज़ करते हैं उसको न्यूट्रल करने के लिए उसी को हम क्या कहते हैं, एंटासिड कहते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ एंटासिड यूज करेंगे। आपको 2 एंटासिड का नाम याद रखना है इंडाइजेशन को क्योर करने के लिए। पहला तो है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ करना है। दूसरा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा। अनदर एंटासिड इज बेकिंग सोडा का यूज़ करना है, ऑलराइट, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो ये बेसिक नेचर का होता है और हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक नेचर का होता है। तो बेसिक नेचर का ये बेस और आपस में एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, तो हमको जो है उसका जो पेन है नहीं होगा, ऑलराइट। दूसरा है कि चींटी काट ले। जब एंट स्टिंग काटती है तो उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, ये फॉर्मिक एसिड होता है। और फॉर्मिक एसिड जैसे इंजेक्ट कर दिया तो हमको ऑब्वियसली होता है पेन होगा, तो इस पेन को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ वहाँ पर बेस का यूज़ करेंगे। तो हम बेकिंग सोडा, वहाँ भी हम बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं। और कालामाइन सॉल्यूशन का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि उस बेस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देगा और हमको जो है इरिटेशन बाद में नहीं होगा। फिर कि जब सॉइल ट्रीटमेंट, कभी कभी हमारा सॉइल क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है या बेसिक हो जाएगा, नेचुरली अपने आप भी हो सकता है। तो सॉइल में भी एसिडिक और बेसिक नेचुरली अपने आप एसिडिक और बेसिक हो सकता है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा एसिड रेन पड़ गया तो एसिड रेन के गिरने के कारण जो हमारा मिट्टी है एसिडिक हो जाएगा। तो एसिडिक को कम करने के लिए कुछ ना कुछ बेस मिलाना पड़ेगा, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं क्विक लाइम, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं, और सिलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं, उन दोनों का यूज़ करेंगे तो हमारा सॉइल जो है न्यूट्रल हो जाएगा। इफ द सॉइल इज टू एसिडिक देन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड कंपोस्ट इज एडेड टू इट। अगर बहुत ही ज़्यादा हमारा सॉइल बेसिक हो गया है, इफ द सॉइल इज टू बेसिक, अगर सॉइल हमारा बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया है तो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड कंपोस्ट, उसके ऊपर हम क्या कंपोस्ट का यूज़ करेंगे, कंपोस्ट उसको न्यूट्रल कर देगा, ये ध्यान रखें। फैक्ट्री जो वेस्ट निकलता है उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एसिड होता है। तो देखिए, द एसिडिक फैक्ट्री वेस्ट शुड ट्रीटेड विथ बेस सब्सटेंस टू न्यूट्रलाइज देम बिफोर डिस्चार्जिंग देम इनटू वाटर बॉडी। जो एसिडिक फैक्ट्री का वेस्ट निकलता है उसके अंदर एसिडिक नेचर बहुत ज़्यादा एसिड हो सकता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कुछ बेसिक सब्सटेंस का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम उसको वाटर बॉडीज के अंदर डिस्चार्ज करेंगे। सॉल्ट, देखिए सॉल्ट हम जानते हैं कि एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनता है। सॉल्ट कई प्रकार का हो सकता है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर सॉल्ट उसको हम क्लोराइड कहेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्ट उसको हम सल्फेट कहेंगे, नाइट्रिक एसिड का यदि सॉल्ट उसको हम नाइट्रेट कहेंगे, और कार्बोनिक एसिड का सॉल्ट उसको हम कार्बोनेट कहेंगे, और एसिडिक एसिड का सॉल्ट उसको हम एसीटेट कहेंगे, ऑलराइट। ये कुछ नाम हैं, आपको नाम ध्यान रखना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल दिया, जैसे कुछ बेस और कुछ एसिड का रिएक्शन करने के बाद जो सॉल्ट बना वो हमको दिखा है, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बना है, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड बना है, सोडियम सल्फेट। यहाँ भी आपको जब पोटासियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो पोटासियम नाइट्रेट बनता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्शन करता है तो अमोनियम क्लोराइड बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। ये सब कुछ हमको सॉल्ट दिखाया गया है। देखिए सॉल्ट भी 3 प्रकार का हो सकता है, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट।
न्यूट्रल सॉल्ट जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड और वीक बेस रिएक्शन करता है तो हमारा सॉल्ट बनता है न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। जैसे NaCl सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन से बनता है, और दोनों यहाँ पर एसिड और बेस दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग के रिएक्शन से न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। तो ये हमारा न्यूट्रल सॉल्ट हो गया। सोडियम सल्फेट भी स्ट्रॉन्ग एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से बना है, तो इसलिए जो हमारा ये सॉल्ट है ये भी न्यूट्रल हो जाएगा। याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग के रिएक्शन से न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, या वीक के रिएक्शन से भी न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। फिर है कि एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा, तो जब हमारा सॉल्ट जब हमारा जो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और बेस क्या होगा, वीक होगा। जब हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, बेस वीक होगा, तब जो सॉल्ट बनेगा वो हमारा एसिडिक नेचर का हो सकता है। जैसे अमोनियम क्लोराइड में हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड वो हमारा जो बेस है वो वीक है, इसलिए एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट कैसा होगा, हमारा एसिडिक नेचर का होगा। अमोनियम सल्फेट भी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ये हमारा स्ट्रॉन्ग है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारा वीक है, इसलिए एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट हमारा कैसा बनेगा, एसिडिक नेचर का बनेगा। बेसिक सॉल्ट कब बनेगा, जब हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हो और एसिड वीक हो। जब हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हो और एसिड वीक हो तब हमारा क्या बनता है, बेसिक सॉल्ट बनता है। जैसे सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड के रिएक्शन से बना है, तो कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो इस बेस स्ट्रॉन्ग है तो हमारा सॉल्ट भी कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ भी सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, और H2CO3 कार्बोनिक एसिड हमारा वीक एसिड होता है, तो ये हमारा क्या है, इससे जो सॉल्ट बनेगा वो हमारा बेसिक नेचर का होगा। तो ये कुछ चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट सब था दोस्तों, उसको हमने अच्छे से आपको कवर करवा दिया। इसके बाद देखिए ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं, या इस पे हम एक सेपरेट वीडियो बना दिए हैं जिसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सारा क्वेश्चन का आंसर आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, और जो आपने थ्योरी पढ़ा है वो आपको कितना समझ में आया है, तो आप इस क्वेश्चन को टेस्ट करके बना के देखिए। अगर आपको अच्छे समझ में आ गया हो तो 100% के सारा क्वेश्चन बन जाएगा, और अगर कहीं त्रुटि रह गई तो आपको एक बार और दोबारा इसको पढ़ लेना चाहिए। कहीं आपको लगी कोई चीज़ कोई समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, हम फर्दर उसको कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम आपको अच्छे से और हम आपको बता सकें। और दोस्तों ये सब क्वेश्चन आप अगर अपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। MCQ क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग है, फिल इन द ब्लैंक्स है, सब्जेक्टिव है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, सबको एक बार चर्चा करके देखिए, पढ़ के देखिए, आपको बन जाएगा। और ये 21st सेंचुरी स्किल, ये मतलब हॉट्स क्वेश्चन जो होता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, VVI क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर टॉपिक अच्छे से समझ में आया है तो ये भी क्वेश्चन आपको बन जाएगा, और ये भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। अगर ये सारा क्वेश्चन आपसे बन जाए तो समझिए आपका टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो चुका। अगर नहीं हुआ है, अगर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो एक बार और टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके लिए बेनिफिट होगा। जितना बार आप पढ़िएगा आपके लिए बेनिफिट होगा। अगर यहाँ आप अच्छे से चीज़ों को समझ गए तो 8th में आसानी से मेटल नॉन मेटल, 9th में 10th में भी आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट तो पूरा अच्छे से पढ़ना ही है, तो आपको वहाँ पर बहुत ही सुविधा हो जाएगा, आसानी से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। ऑलराइट दोस्तों, इसलिए आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, अपना फीडबैक दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।